नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पौड़ी से ये बड़ी खबर मिल रही है जहां क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई। क्वारंटीन सेंटर में मौत हुई है एक शख्स की। खबर ये पौड़ी से। ये शख्स गाजियाबाद से लौटा था और मौत हो गई। गाजियाबाद से लौटे एक शख्स की मौत पौड़ी में हो गई है। क्वारंटीन सेंटर में मौत हुई है। डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक मौत की वजह बताई है और जिले में क्वारंटीन सेंटर में अब तक 3 मौत हो चुकी है। खबर ये पौड़ी से और खबर बड़ी है और गंभीर ये खबर इसलिए हो गई है क्योंकि पहला वाकया नहीं, पहले भी 3 मौत हो चुकी हैं ऐसे क्वारंटीन सेंटर में। और ये शख्स गाजियाबाद से लौटा था, क्वारंटीन सेंटर में था और क्वारंटीन सेंटर में इसकी मौत हो गई है। ये कहा जा रहा है डॉक्टर की तरफ से कि हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। अब ये ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या कोरोना का सैंपल लिया गया था या नहीं लिया गया था और क्या सैंपल पॉजिटिव था या नेगेटिव है, यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मौत हार्ट अटैक की वजह से अभी शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि हुई है। गाजियाबाद से खबर, जिले में क्वारंटीन सेंटर में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है कि मामला पहला नहीं है, 3 मौतें हो चुकी हैं। ये इस युवक के बारे में जानकारी मिल रही है कि गाजियाबाद से लौटा था लेकिन इसकी मौत हो गई है। क्वारंटीन सेंटर में मौत हुई है। हार्ट अटैक मौत का कारण अभी शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है। पौड़ी में मौत से हड़कंप मच गया। आलोक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये बताइए कब गाजियाबाद से शख्स लौटा था, किस तरह की दिक्कत, किस तरह की शिकायत थी इस शख्स को, उम्र क्या थी और क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और कोरोना की क्या सैंपल लिया गया था युवक का, शख्स का? देखिए, बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद से ये युवक लौटा था। करीब 1 हफ्ते पहले ये युवक लौटा था और पाबो ब्लॉक में इसे क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया था क्योंकि ये युवक, जो जानकारी मिल पा रही है, ये बताया जा रहा है कि हृदय गति रुकने से युवक की मौत हुई है और ये इस युवक की स्क्रीनिंग यहाँ पे की गई थी पौड़ी में और इस वजह से क्वारंटाइन सेंटर पे रखा गया था। और इसके बाद बीती रात को ही इसके जो हार्ट है इसमें प्रॉब्लम हुई और आज सुबह इस युवक की मौत हो गई है। यहाँ पे शैलेंद्र चमोली इस युवक का नाम बताया जा रहा है। जी आलोक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो शैलेंद्र चमोली बताया जा रहा है युवक का नाम जिसकी मौत हुई है। शैलेंद्र चमोली गाजियाबाद से लौटे थे लेकिन उनकी मौत हो गई है पौड़ी के क्वारंटीन सेंटर में। खबर एक और है और खबर बहुत बड़ी है। देहरादून वासियों के लिए बड़ी खबर, नया कंटेनमेंट जोन बन गया एक और कंटेनमेंट जोन देहरादून में और गुरु रोड पटेल नगर को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। खबर देहरादून से, गुरु रोड पटेल नगर को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब ये निर्णय लिया गया है। इसको कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां होती है जो ग्रीन जोन या ऑरेंज या बफर, इन जोन के कंपैरिजन में तुलनात्मक ज्यादा पाबंदियां होती हैं, कुछ बंदिशें होती हैं। 24 घंटे के भीतर ही कोरोना के 24 नए केस आए हैं और देहरादून में ये निर्णय लिया गया है कि जो गुरु रोड है, गुरु रोड को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। गुरु रोड पटेल नगर कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। कोरोना का केस सामने आने के बाद, पॉजिटिव केस सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है कि इसको कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर एहतियातन जो सैनिटाइजेशन का काम है वो और तेजी से होगा और अन्य लोगों तक कोरोना ना फैले, यही मकसद भी होगा। कंटेनमेंट जोन में थोड़ी सी कम रियायत होगी, ढील कम होगी। तो गुरु रोड पटेल नगर को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। खबर बड़ी है और कंटेनमेंट जोन में शामिल करने के पीछे की वजह कोरोना पॉजिटिव केस आना है।
चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है तूफान के बाद, उसका ब्यौरा दिया। सर्वेक्षण के बाद अब प्रेस को हमने ब्रीफ तय कर रहे हैं। किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में
मैं आपके साथ हूँ। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, 1000 करोड़ रुपए का एडवांस की सहायता राशि, तो घायलों को 50,000 रुपए, तो मृतकों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। कंधे से कंधा मिलाकर भारत सरकार, केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ है। ममता बनर्जी के नेतृत्व को सराहा कि उनके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है और इस संकट की घड़ी में हम साथ हैं। राजा राम मोहन राय के जन्मदिवस पर उनको श्रद्धांजलि दी और मंत्र भी दिया कि जहां कोरोना वायरस से हमें 2 गज की दूरी बनानी है, बाहर नहीं निकलना है, तो वहीं दूसरी तरफ साइक्लोन का मंत्र बताया कि घरों को खाली कीजिए, सुरक्षित दूरी बनाइए, तो दोनों काम करने पड़े। तो एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। राजधानी में लॉकडाउन के बीच हवाई फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शराब के ठेके पर पहुंचे कुछ युवकों के बीच में विवाद हो गया। इसी दौरान इन युवकों ने फायरिंग कर दी और इतना ही नहीं, एक युवक की खूब पिटाई भी की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें हैं देहरादून की और तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे ये कुछ युवक हैं जो आपस में मारपीट कर रहे हैं। एक युवक जो सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, उसको मारा जा रहा है, लात घुसे मारे जा रहे हैं। कुछ और लोग भी देखिए, कुछ और भी हैं, अन्य को भी मारा जा रहा है और हवाई फायरिंग भी की गई है। ये तस्वीरें हैं देहरादून की और ये सब का कहाँ हो रहा है? ये सब दिन दहाड़े हो रहा है। ये सब चौक पर हो रहा है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ पर आवाजाही भी दिख रही है, कुछ गाड़ियों की हो रही है, वहाँ पर ये सब हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस कहाँ है? देखिए, आप देखेंगे पीछे हलचल दिखेगी, स्कूटी सवार आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। साइकिल सवार अपने रास्ते से गुजर रहे हैं। पौड़ी में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। महिला कर्मचारी को धमकी देने का मामला है। मामले में खबर का असर हुआ है। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया था जिसमें महिला कर्मचारी को धमकी देने का मामला है और डीएम के आदेश पर मामले की जांच शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, डीएम के आदेश पर मामले की जांच शुरू हो गई है। इसने वन मंत्री का नाम दिया था, वन मंत्री के नाम से धमकी दी थी। वन मंत्री हरक सिंह रावत का जिक्र करते हुए पटवारी को धमकी दी थी। महिला राजस्व उप निरीक्षक को भी इसने धमकी दी थी और उसके बाद हालांकि इसने ये कहा था कि नशे की हालत में उसने ये सारी बातें कही हैं। उसका वन मंत्री से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जांच की जाएगी। कि ये किसके समर्थक है वो हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि इनके द्वारा धमकी दी गई है और वो भी राजस्व निरीक्षक को जो महिला है। तो इस संबंध में मैं सीओ जो कोटद्वार है उनसे मैं जांच करवा रहा हूँ। उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर एक और खबर बड़ी देवस्थानम बोर्ड को लेकर देहरादून में मीटिंग और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है और उस बोर्ड को लेकर एक मीटिंग चल रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद हैं। विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट देंगे। विनोद, देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये बैठक चल रही है, किस तरह की चर्चा इस बैठक में चल रही है? बैठक में कौन कौन मौजूद है? जी देखिए राजीव, ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हो रही है। और जिसमें पूर्व में उत्तराखंड में जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया गया था, तो उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन है और साथ ही साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और शासन के तमाम बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन 4 धाम यात्रा तो पूर्ण रूप से अभी बंद ही है। भले ही कपाट तमाम पर्यटक स्थलों के खुल चुके हों, धार्मिक स्थलों के खुल चुके हों, लेकिन अभी यही चर्चा इस बैठक में की जा रही है। आखिरकार इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी सेक्टर को है तो वो
चार धाम यात्रा है, पर्यटन क्षेत्र है, तो उसको किस तरीके से उत्तराखंड में सुचारू कर पाए, देवस्थानम बोर्ड की क्या प्रक्रिया होगी, रूपरेखा किस तरह से होगी। आखिरकार लॉकडाउन के बाद में चार धाम यात्रा को अगर सुचारू किया जाता है तो देवस्थानम बोर्ड की किस तरह की तैयारी होगी और चार धाम को खोलने के लिए क्या क्या प्रबंध और क्या क्या इंतजाम किए जाए। आखिर इंतजार तो सिर्फ इस बात का है कि कब प्रदेश में लॉकडाउन खुले और चार धाम यात्रा को सुचारू किया जाए। लेकिन ये भी बता दूं राजीव कि सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी सेक्टर को है तो वो पर्यटन क्षेत्र को है, क्योंकि लगातार ये वो सीजन है कि जब उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थल देश विदेशी पर्यटकों से लबालब रहते थे, तो लेकिन अब लॉकडाउन जारी है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान की अगर संभावना व्यक्त की जा रही है, आकलन किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल पर्यटन क्षेत्र में, क्योंकि अब मानसून आने के साथ साथ कुल मिलाकर उसमें कमी भी देखने को मिलती थी और इस वक्त गुलजार रहता था पूरा उत्तराखंड, चारों धाम गुलजार रहते थे, सभी टूरिस्ट स्पॉट फुल रहते थे। लेकिन अभी लोगों की संख्या वहां पर नहीं है, लोग हैं ही नहीं एक्चुअली, और मंथन चल रहा है। आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो देवस्थानम बोर्ड के साथ साथ चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा चल रही है। रुड़की के पास स्थित नारसन बॉर्डर पर प्रशासन ने प्रवासियों की एंट्री को लेकर चौकसी बढ़ा दी है। नारसन बॉर्डर पर लगातार प्रवासियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बॉर्डर का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बॉर्डर पर तैनात कर्मचारी से प्रवासियों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के निर्देश भी दिए। यहाँ बढ़ रही है नारसन बॉर्डर पे, तो प्रयास यही है कि समुचित मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए और जो भी प्रक्रिया है एसओपी के पालन के लिए सभी व्यवस्थाएं करा दी जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए भी बैरिकेड्स और टेंट इत्यादि की व्यवस्था कराई जा रही है। हल्द्वानी में इन दिनों प्रवासियों का आना जारी है, जिसके बाद उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण का खतरा तेजी से फैल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। जितने भी प्रवासी रेड जोन आएंगे उन्हें बॉर्डर पर ही क्वारंटीन किया जाएगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्देश आया है कि जो प्रवासी रेड जोन से आएंगे उनको बॉर्डर एरिया में ही क्वारंटाइन किया जाए। तो हम लोगों ने जो मुंबई से बसेज में 350 लोग आए थे उनको हमने क्वारंटाइन हल्द्वानी में किया है, और जो भी रेड जोन से हमारे आने वाले लोग हैं उन सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उनका अक्षर से पालन किया जाएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टिहरी जिले के कीर्तिनगर में गुरुग्राम से लौटे कोरोना पॉजिटिव युवक के सीधे कांटेक्ट में आए 39 लोगों का अब तक सैंपल लिया जा चुका है। इसके अलावा युवक के पास से पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार इस युवक पर निगरानी रख रही है। 11 मई को गुरुग्राम से घंडियालधार का एक युवक अपने गांव वापस लौटा था और 19 मई को उसका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव निकला। इसके बाद से 20 मई को स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कीर्तिनगर, राजस्व कर्मियों, एएनएम और युवक के परिजनों के सैंपल लिए, जबकि बृहस्पतिवार को 9 सैंपल और लिए गए। लॉकडाउन के चलते सारे व्यापार ठप हैं। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग रखी है कि उनके व्यवसाय को फिर से ढर्रे पर लाने के लिए ब्याज मुक्त लोन मिले। मौजूदा टूरिज्म इंडस्ट्री पॉलिसीज में बदलाव की जरूरत है, उसको बदला जाए। प्रदेश और नगर निगम से मिलने वाले लाइसेंस और एनओसी को बढ़ाकर 1 साल तक लाइसेंस फीस माफ हो। होटल लाइसेंस बिना चार्ज साल तक बढ़े। हाउस और सीवरेज टैक्स को माफ किया जाए और पानी और बिजली चार्ज उपयोग के हिसाब से लिया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आर्थिक संकट से घिर जाएंगे, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस टाइम मसूरी का बिजनेस टॉप पे पीक सीजन पे रहता है, आज जीरो बिजनेस हमारा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो कुली हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, दुकानदार हो, सारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि इस इंडस्ट्री को डूबने से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमको कोई पैकेजेस दे जिससे कि हम अपने स्टाफ को रिटेन कर सकें। देहरादून में स्लम एरिया में अब नगर निगम टैक्स लगाने की तैयारी करा। किराएदार रखने पर नियमानुसार मकान मालिकों को कमर्शियल टैक्स देना होता है। ऐसे में निगम अपनी आय को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनसे टैक्स वसूलने का खाका तैयार कर रहा है। स्लम एरियाज है, वैसे ऐसे कई
लोग हैं जिन्हें कहीं और अपने पक्के मकान भी बना लिए हैं और इन बस्तियों के घरों को किराए पर दे रखा है। ऐसे में नगर निगम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है। ठीक है, कई लोगों का इस समय जो वेरिफिकेशन के नाम पे और जो राशन के नाम पे लोगों को चिन्हित किया गया है, परिवार चिन्हित किए गए, तो ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियां बना रखी है और वो किराए पे आगे दे रखी हैं। तो उनके लिए जो है ऐसी सूची तैयार करके उनसे कमर्शियल टैक्स लेने के सुझाव हमारे कार्यकारिणी के साथियों ने दिया है, उस पर हम विचार करेंगे। टिहरी जिले में लगातार प्रवासियों के लौटने का सिलसिला जारी है, जिससे कोरोना संक्रमण के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। वहीं बाहर से आने वाले लोगों को उनके गांव में ही संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। गांव में ग्राम पंचायत भवनों और स्कूल्स में लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के ऊपर है। लेकिन कई जगहों पर पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इससे क्वारंटीन किए जा रहे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। सरकार द्वारा यह कहा गया है, मैंने कई सोशल मीडिया पे पढ़ा कि ग्राम प्रधानों को 5 लाख रुपए दी गई है, जबकि ग्राम प्रधानों को फूटी कौड़ी तक नहीं गई है। मसूरी में ग्राम प्रधानों ने अलग अलग जगहों पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। ग्राम प्रधानों ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने का जिम्मा उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों को भी सौंपा है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसी भी प्रकार के साधन संसाधन ग्राम पंचायतों को दिए नहीं गए। कुछ एब्सेंट है आज? नहीं, तो बुलाया नहीं सबने बुलाया। मतलब प्रधानों को इतना बदनाम किया जा रहा है कि हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ के जितने भी प्रधान लोग हैं वो अपने अपने स्तर पर खुद ही अपने संसाधनों से मास्क और सैनिटाइजर वगैरह बंटवा रहे हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं, अगर आप हमारा धन्यवाद नहीं कर सकते हैं तो हमें इस प्रकार से बदनाम ना करें। काशीपुर क्षेत्र में रह रहे पश्चिम बंगाल के 283 मजदूर अपने घर नहीं जा सके। चक्रवाती तूफान के चलते इन्हें हरिद्वार से ही वापस भेज दिया गया और इन मजदूरों को 17 मई को बसों से हरिद्वार भेजा गया था। इन्हें ट्रेन से पश्चिम बंगाल भेजा जाना था, मगर पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण सभी को हरिद्वार से वापस भेज दिया गया। दो 283 लोग काशीपुर क्षेत्र से भेजे गए थे, वो लोग वापस आए हैं। बंगाल में आए साइक्लोन के कारण उनकी ट्रेन वहाँ नहीं जा पाई, जिसके कारण ये लोग भी वापस क्षेत्र में आए हैं। इनको इनके घर भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है और जिन लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी उनकी व्यवस्था हम रिलीफ सेंटर में करें। उत्तराखंड में उड़ानों को अब एक बार फिर से शुरू करने के लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट प्रशासन को केंद्र की ओर से सिर्फ अनुमति का ही इंतजार है और इसी को लेकर नागरिक उड्डयन सचिव ने एयरपोर्ट के निदेशक से उड़ानों के बारे में जानकारी ली। 25 मई से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। सरकार के गृह मंत्रालय से यह परमिशन दी गई है कि 25 मई से हमारे यहाँ पर हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएंगी, डोमेस्टिक हवाई सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इस संदर्भ में मेरी यहाँ पर जॉलीग्रांट के डायरेक्टर से बात हुई थी और भारत सरकार के भी जॉइंट सेक्रेटरी के यहाँ से अब ये गाइडलाइन जारी हुई है। इस गाइडलाइन में मुख्यतः ये बताया गया हुआ है कि कोई भी अगर यात्री चलता है तो वो टिकट बुक कैसे करेगा, वो जब अभी एयरपोर्ट में जब आएगा तो उसको एंट्री किस तरह से मिलेगी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेजेस का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग जल्द बैठक के बाद इस पर फैसला लेगा। सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए लगभग 80% सिलेबस पूरा हो चुका है। इस लिहाज से 7 जून तक सभी कॉलेजेस का सिलेबस पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 1 जुलाई से सभी कॉलेजेस में परीक्षा आयोजित की जाएंगी, जो कि 1 महीने में पूरी करनी होगी और 1 अगस्त से सभी कॉलेजेस में शिक्षण कक्षाएं शुरू की जाएंगी। हमारी जो शासकीय उच्च शिक्षण संस्थाएं, कॉलेजेस वगैरह हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लगभग हमारा 80% सिलेबस पूर्ण हो चुका है और ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार 7 जून तक ये सिलेबस कंप्लीट करना है सभी टीचर्स को। और उसके पश्चात संभवतः अगर यही सामान्य परिस्थिति रही और परिस्थितियों में कोई मैसिव चेंज नहीं हुआ तो 1 जुलाई से ये बन रहा है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे।
मसूरी में मजदूरों की मांगों को लेकर मजदूर संगठनों ने धरना दिया। इस दौरान श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ नाराजगी जताई। मजदूरों के साथ अन्याय मजदूर संगठनों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। श्रम कानूनों में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।